आनंद, पहली बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं थमी तो आखिरकार चुनाव आयोग को अपना हंटर चलाने पर मजबूर होना पड़ा। चुनाव आयोग ने पहली बार आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में 19-20 घंटे पहले ही प्रचार बंद करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद से बंगाल में अब 9 सीटों पर किसी तरह का प्रचार नहीं हो पाएगा। यानी कि आज रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 3 बड़े अधिकारियों को भी हटा दिया। प्रधान सचिव, गृह सचिव और एडीजी सीआईडी को हटा दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर 6 चरणों की हिंसा के बाद क्यों खुली चुनाव आयोग की नींद, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में आयोग के इस एक्शन में सजा किसको मिली। सजा सिर्फ उसको नहीं मिली जिसने अपराध किया, बल्कि सजा उनको भी मिली जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं था। करेंगे इसी पर आज की पहली बहस। पहले आपको सुनवाते हैं कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा था। In 9 parliamentary constituencies, namely PC16 Damdam, PC17 Barasat, PC18 Basirhat, PC19 Jayanagar, PC20 Mathurapur, PC21 Diamond Harbour, PC22 Jadavpur, PC23 Kolkata Dakshin and PC24 Kolkata Uttar from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. जो घटना हुई अमित शाह जी के रोड शो के दौरान, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो, परमिशन से रोड शो निकाला गया, तो ये आवश्यक था कि वहाँ पर इस प्रकार की सुरक्षा हो। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता से लिया है और मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देता हूँ। पर ये जरूर कहूँगा कि चुनाव प्रचार एक दिन पहले बंद करने के बाद यदि चुनाव आयोग राज्य सरकार के संरक्षण में पल रहे असामाजिक तत्वों को यदि राउंड अप करेगा तो चुनाव शांतिपूर्ण होगा, और इस प्रकार एक दिन चुनाव प्रचार बंद करने का उसका लाभ भी मिलेगा। पर इनको राउंड अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स पोलिंग बूथ पे लगता है और ये जितने असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, ये गांव में जाके बम फोड़ते हैं, रिवॉल्वर चलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके आई कार्ड छीन लेते हैं। तो ये एक जरूर करेंगे तो मैं सोचता हूँ चुनाव ये आखिरी दौर का ठीक तरीके से संपन्न हो जाए। इस बीच मायावती ने भी बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक को गलत करार दिया है। मायावती का आरोप यह है कि बीजेपी सरकार के दबाव में फैसला लिया गया। लोकसभा हम चुनाव घोषित हुए हैं तो तब से खासकर बंगाल में आए दिन कोई न कोई खबर जरूर सुर्खियों में रहती है, जिसके लिए वहां पूरे तौर से बीजेपी व आरएसएस के लोग ही जिम्मेवार हैं। और खासकर इस चुनाव में जहां तक बंगाल में वहां आए दिन कराई जा रही चुनावी हिंसा व बवाल आदि का सवाल है, तो वहां ऐसा साफ तौर से ये लगता है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी व इनके चेले श्री अमित शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी व सरकार ने वहां एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफी लंबे से टारगेट किया हुआ है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको पहले ये सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा था उन्होंने। देर आए दुरुस्त आए, आप सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। कैसे? वही मैं बताता हूं, और यही सुनने आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलिए। आप लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आपके मीडिया वालों की पिटाई नहीं हुई, आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। ये देश और खुद प्रधानमंत्री 1 साल से कह रहा था कि वहां पंचायत के चुनाव में हिंसा हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस देश के मीडिया ने, क्योंकि उनको मोदी से विरोध था, इन बातों को चुप रखा। अगर उस समय उजागर करते और एक दबाव पैदा करते तो लोकतंत्र के रास्ते पर आने के लिए वहां की सरकारी मशीनरी को और वहां के नेता को मजबूर होना पड़ता। आपने वो नहीं किया।
वहीं बंगाल में हिंसा के बाद इसकी आंच दूसरे शहरों में भी पहुंचने लगी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहीं काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन हुआ तो कहीं मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया गया। अब बंगाल हिंसा का दोषी कौन है और आखिरकार किसको सजा मिली है, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। पहली बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, अजीत कटारिया जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है कांग्रेस विंग के, वो जुड़ रहे हैं, सिद्धाब्रता दास साहब जो कि टीएमसी के लीडर है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। क्योंकि राहुल त्रिवेदी अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनका रिएक्शन आया है, इसलिए आपसे जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि जो ईसी का फैसला था वो पार्टिंग गिफ्ट था, यानी कि उपहार था मोदी शाह की जोड़ी के लिए, और उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रह गया है, मोदी कोड ऑफ मिसकंडक्ट हो गया है। क्योंकि अगर चुनाव प्रचार को बंद करना था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए था जैसे ही हिंसा भड़की। चुनाव आयोग ने इंतजार किया मोदी जी की 2 रैलीज निपट जाए, उसके बाद प्रचार के काम को रोका जाए। जवाब देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष पार्टी है और उसका आरोप लगाना काम है, लेकिन कल तक मीडिया भी और सारे तमाम लोग, सारे विपक्षी ये कह रहे थे कि इसे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ने अपने विचार के साथ उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय उन्होंने किस आधार पर लिया, जो उनको रिपोर्ट मिला है, जो वहां के जो उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर को जो उन्होंने पर्यवेक्षक बनाया था, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। आर्टिकल 324 को उन्होंने अपना आधार बनाया है संविधान में, जिसमें सारे पावर दिए गए हैं, निहित किए गए हैं संविधान निर्वाचन आयोग को। तो अच्छा, एक बात बताइए राहुल, मैं टीएमसी का रिएक्शन लूंगी, लेकिन 2-3 चीजों पे क्लैरिटी आपसे ले लूं। सबसे पहले, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बोला कि उनकी जान को खतरा था, उनकी जान जा सकती थी अगर सीआरपीएफ उनको बचाव नहीं करती। कानून व्यवस्था की समस्या है ना बंगाल में? बिल्कुल है। तो फिर चुनाव प्रचार को इमीडिएटली रोकना चाहिए था ना? देखिए, इमीडिएटली रोकना, यही मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज का कुछ प्लानिंग होती है, कोई भी चीजें नहीं, तो ये प्लानिंग कौन कर रहा है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईसी के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो ईसी को बता रहे हैं वो कर रही है, वो आपके हाथ की कठपुतली है। मेरे को जवाब इस पर चाहिए। देखिए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी 60 साल की जो सत्ता की है, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से अपना चंगू में रखकर ही काम किया। कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने भी बोला है भाई, बाकी विपक्ष भी यही कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके हाथ की कठपुतली है। मुझे इसका जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था की समस्या है तो इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। आंचल जी, ममता बनर्जी तो ये भी कह रही है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं बोलूंगी कि कोई नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप को भारत के संविधान को मानती नहीं है, ना भारत को मान रही है। वो तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी जो ये अभी हिंसा चल रहे हैं, पिछले प्रथम चरण से हिंसा चल रहे हैं, ये एक विषय जरूर है और काफी गंभीर विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तानाशाही व्यवस्था ममता बनर्जी के अंदर आ गया है, जो अपने आप को, बंगाल को भारत से अलग करके देख रही है। मैं सवाल आपसे इसी पे पूछ रही हूँ, आप जवाब ममता बनर्जी पे दें। देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो हमारे साथ जुड़ा नहीं है ना। आरोप ये लग रहा है कि ईसी और बीजेपी दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए ना राहुल। मेरा यही जवाब है, चाहे ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में हो या इंडिपेंडेंट हो, कि संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उन पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं होता, और जो वहां के चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वो उनका अपना लिया हुआ निर्णय है। सिद्धाब्रता दास, निर्णय पर उन्होंने अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सिद्धाब्रता दास, आपका चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कल स्पष्ट कर दिया है। क्या आपका बंगाल की जनता पर भी भरोसा नहीं है? मुझे ये बताइए, 42 सीटों पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं, इतना अच्छे पैठ है आपकी वहां पर सरकार है, इसके बावजूद अगर अमित शाह वहां पर रैली निकालते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर रैली निकालते हैं, तो डर क्यों जाती है ममता दीदी? डर किस बात का? कहां से आपको लगता है डर? आप जाके अमित शाह की रैली देखिए, 100 आदमी नहीं होता वहां पे। कल परसों जब अमित शाह कलकत्ता में रैली किया था, तो बाहर से गुंडों को खरीद के ले आया था, बाहर से गुंडा खरीद के लेके आया था यहाँ पे हंगामा करने के लिए। आंचल जी, 7 किलोमीटर लंबी रैली थी वहां पर, 8 किलोमीटर की रैली थी वहां पर। विद्यासागर कॉलेज, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जिसका एस्टेब्लिश किया था, वो विद्यासागर कॉलेज को उसने तोड़ मरोड़ किया था। वहां के भगवान जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्तियों से हमने सब देखा, सारे कलकत्ता देखा। ऐसे हमारे पास काफी है, कोई भी देखना चाहता है हम इसे वीडियो अपने आप भेज देंगे। सबने देखा कैसे उसने तोड़ के रख दिया था। भारती घोष ने कहा था कि उत्तर हम 1000 लड़के लाएंगे और कुत्तों जैसे देंगे। जब मैं वही कह रही हूं ना, कमीशन कहा था,
यहाँ से सिद्धव्रता, यू आर अनेबल टू आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर सब लोग बाहर से आ रहे हैं रैलियों में, रोड शो में, तो ममता दीदी इतनी डरी क्यों हुई है, इतनी ऑब्सेसिव क्यों है प्रधानमंत्री को लेकर? कि मुझे एक बात उनके कहिए, आचरण से ये मुझे बातें एक स्पष्ट बात हो रही हैं। कहिए, मुझे तो ये कभी भी बीजेपी, कभी कि कोई भी उत्तर प्रदेश की नेता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से हम 1000 आदमी लाएंगे, नहीं। मगर हमारे यहाँ पे बीजेपी बोला है कि उत्तर प्रदेश से हम 1000 लाएंगे। इसका अरे तो मतलब वोटर क्या है? तो आप ही के इसका हैं। मतलब है राकेश सिंह, एक बीजेपी के नेता राकेश सिंह, घटना के एक दिन पहले उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है फाटाफाटी, वहां पे मैसेज दिया है कि कल सब लड़के को 8 फुट के लाठी लेके आना है, कल हमारे यहाँ पे हंगामा मचाना है। ये वीडियो सोशल मीडिया में है, आप जाके देख ताली दो हाथों से बचती है सिद्धव्रता। यू आर अनेबल टू आंसर कि आखिरकार ममता दीदी के भाषणों में इतना स्पेस मोदी जी क्यों ले रहे हैं? बीजेपी से खतरा है तभी ना। ममता दीदी के भाषण में ना कांग्रेस सुनाई देती है, ना लेफ्ट बेस्टियन जिनको उन्होंने तोड़ा था वो सुनाई देता है, और कांग्रेस, मुझे अपना स्पष्ट करें कि अभी तक तो आप कंफ्यूज थे कि आखिरकार आपको ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोलना है या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना है, क्योंकि आप वैसे ही हाशिया पे हैं। 10 सेकंड में इनका जवाब देना चाहता हूं। कोई बटल बस वहां पे 8 किलोमीटर लंबी रैली थी, रोड शो था। क्या 8 किलोमीटर बाहर से गए हुए लोग थे? और जब आपकी ममता बनर्जी जब दिल्ली आती है, जंतर मंतर पर जब रैली करती है, क्या उनके साथ 5-7 लोग नहीं आते हैं आपके कलकत्ता से? आप ये क्या प्रथा चलाना चाह रहे हैं? आप ये बाहरी और बंगाली कहकर क्या प्रथा चलाना चाहते हैं? आप भारतवर्ष के अंग नहीं है। जिस भारतवर्ष में जहां पर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से, उस पश्चिम बंगाल को आप भारत से अलग करके देखना चाहते हैं? ये आप गलत परिपाटी चालू कर रहे हैं। नहीं, इसका जवाब नहीं कर रहे जनता हैं। दे वो रही कह रहे है। हैं आप बाहरी लोगों को लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपके पास बंगाल में सपोर्ट नहीं है। आप ध्यान रखिए, चुपे चाप कमल छाप, आपको अब समझ में आ जाएगा 23 तारीख को। रैली में 100 आदमी नहीं होता है। ठीक है, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। वहां के लोग इस आरोप प्रत्यारोप में चुनाव आयोग ने अगर एक्शन लिया है तो सबसे पहले तो उसी पर आरोप लग रहे हैं कि ये एक्शन क्यों लिया गया, फिर आरोप लग रहे हैं कि अगर लिया गया तो इतना लेट क्यों लिया गया, और क्या इस एक्शन के पीछे मंशा है। अब उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी पहली बहस जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव प्रचार को प्रीपोन किया। इस पर कांग्रेस की कुछ देर पहले प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा यह पक्षपातपूर्ण फैसला है। अब इस पर बीजेपी क्या कह रही है, पहले वो सुन लेते हैं। समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती है, बट केवल और केवल पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का हिंसा का कारक तृणमूल कांग्रेस है। और इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार आग्रह किया था, उसके बावजूद उस पर और हिंसा पर अजीत कटारिया कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत कटारिया, मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि वैसे तो आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं में आपकी पूरी आस्था है, चुनाव आयोग फैसला ले तो मुसीबत, ना ले तो मुसीबत। मुझे बताइए, चुनाव आयोग क्या अब पॉलिटिकल पार्टी से डिक्टेशन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी तो प्रचार उसने जल्दी खत्म कर दिया, दिक्कत क्या है? जल्दी खत्म करने का मतलब ये था कि अगर कल से ही खत्म कर देते तो कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं उठता। चुनाव आयोग ने आज जो टाइम दिया है, समय दिया है, वो प्रधानमंत्री जी की 2 रैलियों को देखते हुए दिया है। देखिए आंचल जी, वही बात है कि चुनाव आयोग को उसी दिन फैसला लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं, हम सरकार गिरा देंगे। ये कहने से ये मान लीजिए उन्होंने बोल दिया, वक्तव्य देना, ये मान लीजिए बोल दिया, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम है। सरकार गिराने की बात बिल्कुल नहीं कही। सीधा मैं पहले मतदाताओं को धमकाने का काम था कि आप इस ध्यान में मत रहिए कि मायावती मतदाताओं को धमकाने का काम नहीं है भाई। ममता बनर्जी को अगर धमका रहे थे तो इसमें क्या? सरकार गिरा रहे हैं, ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसको गिराने का काम करेंगे 40 विधायक तोड़ करके। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है उनका बात करने का? उसी दिन चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। इसीलिए सवाल उठते हैं, चुनाव है ना, जो भारत के निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में भी 2 साल की दूरी सवाल पर उठते हैं अचल जी के निर्वाचन आयोग जो है वो पक्षपात रवैया अपनाए हुए है। और जबकि देखिए आप, अमित शाह जी जब एक दिन पहले ये कहते हैं मैं
कलकत्ता में आऊंगा, कलकत्ता में आप अगर रोक सको तो मुझे रोक लेना। अजीत कटारिया जी, इस तरह की भाषा का अग्रवाल साहब ये समझा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला होता है ये वैक्यूम में नहीं होता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर होता है। उसका प्रोसेस क्या रहता है और क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने 6 फेजेस के चुनाव सारे हिंसापूर्ण थे, देर कर दी मेहरबा आते आते? नहीं, चूंकि चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है वो उनके ऑब्जर्वर है, स्टेट ऑब्जर्वर है, एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर है, इसके अलावा सेंटर का आईबी है, इंटेलिजेंस विंग है, स्टेट की सीआईडी की रिपोर्ट जाती है। तो चुनाव आयोग शुरू से देख रहा था कि बंगाल में हिंसा हो रही है। बट इज इट टू लिटिल टू लेट? ये तो बीजेपी भी कह रही है टू लिटिल टू लेट। अभी क्या है, कलकत्ता बहुत कंजेस्टेड वो है जगह है, और यहाँ पर अगर कोई भी हिंसा होती है तो उसमें बहुत ही जान माल जाने का अंदेशा रहता है, क्योंकि कलकत्ता आप जानते हैं वहां पे पास होना और जो 24 परगना अग्रवाल साहब बस एक लाइन में ये समझाएं तो इसका मतलब ये था कि जब अमित शाह की रोड शो हुई, हिंसा हुई, तो उसी वक्त चुनाव प्रचार थम जाना चाहिए था। हाँ, वो एक चुनाव आयोग को चुनाव आयोग को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। सवाल उठ रहे हैं, आज का टाइम क्यों दिया? नहीं, अमित शाह क्यों वहां पे रैली करने गए जब एक रिपोर्ट थी कि वहां पे हिंसा हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग हिंसा करानी थी ना, इसलिए हो गए थे। नहीं, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना मेन। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसके लिए चुनाव ठीक तरह से हो, इसलिए चुनाव आयोग 12-15 घंटे। अग्रवाल साहब निष्पक्ष तरीके से एक लाइन में बता दीजिए, चुनाव आयोग ने देरी की अपना फैसला लेने में, जिसकी वजह से आज उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग को एक पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय लिया, इसके पहले कभी नहीं लिया गया, तो ये बड़ा संवैधानिक इशू है, इसलिए संवैधानिक इशू में पहली बार ऐसा हुआ तो उसको निर्णय लेने में देरी मुझे लगता है संविधान की एक प्रति इलेक्शन कमिशन में होती है, अगर अच्छे एडवाइजर्स रखेंगे तो उनको बहुत आसानी से एडवाइस मिल सकता है। ये एक बात कही जा सकती है चुनाव आयोग के बारे में, लेकिन यहाँ पर सिद्धव्रता कुछ कहना चाह रहे हैं, ओवर टू यू। जब भारती घोष, कैंडिडेट भारती घोष कहते हैं कि 1000 लोग लाएंगे उत्तर प्रदेश से, चुनाव आयोग करता है। जब चटर्जी कहते हैं कि हम अगर वंदे मातरम कहे जय श्री राम की जगह तो मैं उसका मार के उसका तनस चलाई, इलेक्शन कमीशन क्या कहते? जब तृणमूल कांग्रेस 3 आदमी मर गए तो इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं? जब बीजेपी के गुंडे अमित शाह में कलकत्ता में हंगामा मचाता है, उसको सजा देने के जगह उसको पुरस्कृत किया जाता है। आज नरेंद्र मोदी के 2 रैली है, इसीलिए चुनाव आयोग वेट किया कि उसकी रैली खत्म हो जाए, उसके बाद बंद कर। ममता दीदी के कितने रोड शो है आज? ममता दीदी के कितने सभाएं हैं? ममता बनर्जी भी तो आप ये भी तो बताएं, उनके 10 से ज्यादा सभाएं हैं और एक बड़ी रैली है। ममता बनर्जी के 10 से ज्यादा सभाएं हैं आज के तारीख में और एक बड़ी रैली है। क्या वो अपनी रैली नहीं करेंगी? वो अपनी रैली नहीं करेंगी। और जहां तक कांग्रेस का आरोप है, राहुल उनको बात पूरी कितना रैली है? कल अमित शाह सिद्धव्रता एक बात बता दीजिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री की आज 2 रैलियां हैं और इसको लेकर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो रोक लगाई है प्रचार पे वो सिर्फ ममता बनर्जी और बाकी पार्टियों पे लगाई गई है? सब पर लगाई गई है ना, यूनिफॉर्म डेडलाइन है, तो फिर वो पक्षपातपूर्ण फैसला कैसे बता रही है? वो भी तो रैली कर रही है, लोगों से मिल रही है। आपको समझना है, कल मोदी का कोई रैली नहीं है, कल ममता बनर्जी का, कल अमित शाह का कोई रैली नहीं है, उसीलिए कल बंद किया गया, आज बंद किया गया, उसको छोड़ दिया है, वो कर ले अपना काम, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो फिर तो ये वही सवाल जो अमित शाह ने पूछा था आज आता है कि ममता दीदी की टेंशन तो सिर्फ 42 सीटों को लेकर है, हम तो 530-40 सीटों पर लड़ रहे हैं, सिर्फ बंगाल में समस्या क्यों है? इसका जवाब दे दीजिए। अगर वो 530 सीटों में लड़ रहे, कितना राज्यों में लास्ट 2 महीने में उसने किया जितना पश्चिम बंगाल में आया है उन लोग। हर 2 दिन बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में पड़ा रहता है। इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि वो कितना डेस्परेट है वेस्ट बंगाल में जीतने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, कितना हद भी जा सकता है। भगवान जैसे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ सकता है बाहर से गुंडे लाके, उसका डेस्परेशन। बिल्कुल गलत बात, आपके ऊपर गुंडागर्दी का आरोप है राहुल। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज है वो राइट साइड में है, रैली जा रही थी लेफ्ट साइड में सड़क के, 2 गेट उसके बंद थे जो रिपोर्ट है, और 2 गेट के ताले खुले हैं और कमरे के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा गया है। और ये टीएमसी के जो छात्र के तौर पर जो गुंडे वहां पर थे, जिनके हाथों में डंडे थे, लाठी थे, पत्थरबाजी करते हुए तो तोड़ा है। आप लोग आप कितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास और